students, this is Radhika Gaur again here with the session number 12 of your chapter metals and non-metals। तो अभी यहाँ पे हम सेशन नंबर 12 डिस्कस करने वाले हैं, जिसपे हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल्स। अभी मेटलर्जी के जितने भी हमारे प्रोसेस थे, दैट इज़ जो ओर है उसको ड्रेसिंग करना, उसकी कंसंट्रेशन करना, आफ्टर दैट जो ओर है उसको ऑक्साइड्स में कन्वर्जन करना, और उसका आफ्टर दैट जो मेटल्स हैं उसका आइसोलेशन करना, ये प्रोसेस हम परफॉर्म कर चुके हैं। इन सब के बारे में हम सेशन नंबर 11 तक डिस्कस कर चुके हैं। बट अब बात आती है जो हमारा मेटल है उसकी रिफाइनिंग कैसे करेंगे, और जो रिफाइनिंग है वो किस किस मेथड्स के थ्रू हो सकती है, वो सब हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली व्हाट इज द रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल्स? The metals obtained by any of the reduction process may contain some impurities like unreduced oxide ore or some other metals etc. These impurities can be removed by process of refining। क्या होता है, जो मेटल हमें ऑब्टेन हुआ किसी भी मेथड से, मतलब रिडक्शन के किसी भी मेथड से, चाहे हमने वो जो मेथड है वो कोक को यूज़ करके किया हुआ हो, या इलेक्ट्रिक रिफाइनिंग के थ्रू हमने जो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस था, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करके गेन करा हो, या कोई भी रिडक्शन प्रोसेस हो, जैसे एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में रिडक्शन हुआ हो, नो मैटर। लेकिन जो हमें मेटल प्रेजेंट हुआ है, यदि उसमें कुछ भी थोड़ी सी भी अनरिड्यूस्ड ऑक्साइड ओर्स प्रेजेंट हैं या फिर अदर मेटल्स प्रेजेंट हैं, तो ऐसी इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिफाइनिंग का प्रोसेस करते हैं यूज़। और उस मेथड में हम क्या करते हैं, ये जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उन्हें रिमूव करके मैटर को फुली प्योर बना देते हैं। तो क्या होता है इस मेथड में, रिफाइनिंग ऑफ मेटल बाय डिस्टिलेशन। पहला जो प्रोसेस आता है वो होता है कि जो मेटल है उसकी रिफाइनिंग हम डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू करते हैं। इसमें क्या होता है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट एवापोरेट्स फर्स्ट लीविंग बिहाइंड द लेस वोलेटाइल कंपोनेंट। क्लियर है, जो हमारा डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, जो वोलेटाइल कंपोनेंट होता है वो इजीली इवेपोरेट हो जाता है पहले, और जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होता है या फिर लेस वोलेटाइल कंपोनेंट होता है वो हमारा पीछे रह जाता है। सेकेंड, इफ द इम्प्योरिटी इज मोर वोलेटाइल इट इज कलेक्टेड इन द सेपरेटेड कंटेनर। यदि जो हमारी इम्प्योरिटी है वो मोर वोलेटाइल है तो वो क्या होगा, एक सेपरेटेड कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगी, एंड द डिजायर्ड मेटल इज लेफ्ट इन द ओरिजिनल कंटेनर। और जो मेटल होगा वो ओरिजिनल कंटेनर में रह जाएगा। बट इफ इन केस द डिजायर्ड मेटल इज मोर वोलेटाइल, यदि जो डिजायर्ड मेटल है हमारा वो ही ज़्यादा वोलेटाइल है, तो क्या होगा, इट पासेज एज वेपर्स, वो वेपर्स की तरह पास होगा, एंड इज कंडेंस सेपरेटली एज प्योर मेटल, और उससे प्योर मेटल की तरह अलग से हम सेपरेट कर लेंगे। वेयर इज द इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड, जबकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो हमारी पीछे रह जाएंगी। तो क्या हुआ, जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस है उसमें क्या होता है, जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होता है वो पहले इवेपोरेट हो जाता है, और जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट होता है वो नीचे रह जाता है। यदि जो हमारी इम्प्योरिटी है वो मोर वोलेटाइल है तो पहले वो इवेपोरेट हो जाएंगी, उन्हें हम अलग कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे, और जो डिजायर्ड मेटल था वो ओरिजिनल कंटेनर में रह जाएगा। बट यदि किसी केस में जो डिजायर्ड मेटल है वो ज़्यादा वोलेटाइल है तो क्या होगा कि जो वेपर्स है उसके उन्हें हम सेपरेटली कलेक्ट कर लेंगे, जबकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो पीछे रह जाएंगी। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स बाय ऑक्सीडेशन। जो मेटल्स हैं उनका जो रिफाइनिंग है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं। दिस मैथड इज एम्प्लॉयड टू रिमूव द इम्प्योरिटीज विच आर ऑक्सीडाइज फास्टर देन द डिजायर्ड मेटल्स। ये किन के लिए होता है मेथड यूज, उन इम्प्योरिटीज के लिए जो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं काफ़ी फास्टली देन द डिजायर्ड मेटल। तो क्या होगा, जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगी, और जो डिजायर्ड मेटल है उससे वो सेपरेट आउट हो जाएंगी। तो इसके थ्रू क्या हुआ, जो मेटल्स हैं वो उन्हें हम इजीली रिफाइन कर सकते हैं। ऑल्सो इन दिस मैथड अ करंट ऑफ एयर इज पास थ्रू द इम्प्योर मोल्टन मेटल। क्या होता है इस प्रोसेस में कि जो करंट है उसे हम पास आउट कराते हैं इम्प्योर मोल्टन मेटल से। द इम्प्योरिटीज आर ऑक्सीडाइज बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर। अब क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगी, और कैसे हो जाएंगी, बाय यूजिंग द ऑक्सीजन ऑफ द एयर। एयर की जो ऑक्सीजन है उसका यूज करके जो इम्प्योरिटीज हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगी। These oxides are usually gases and hence are expelled, leaving the metal in pure state। ये जो ऑक्साइड्स होती हैं नॉर्मली गैसेस होती हैं, इसीलिए क्या होगा, जो प्योर मोल्टन मेटल, प्योर स्टेट में मोल्टन मेटल होगा उसे वो पीछे रह जाएगा, और जो हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऑक्सीडाइज होके
अलग से सेपरेट हो जाएंगी। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स बाय लिक्विफिकेशन। अभी हमने ऑक्सीडेशन के थ्रू, डिस्टिलेशन के थ्रू रिफाइनिंग के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आता है जो लिक्विफिकेशन का मेथड है, उसके थ्रू हम कैसे मेटल को रिफाइन कर सकते हैं। This method is applicable only in those cases where there is a large difference between melting point of impurities and the metal. ये प्रोसेस कब एप्लीकेबल होता है? तब एप्लीकेबल होता है जब जो इम्प्योरिटीज़ हैं और जो मेटल्स हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसमें जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी लार्ज होता है। तो क्लियर हुआ लिक्विफेक्शन का मेथड कब यूज़ करते हैं हम? इट इज़ द प्रोसेस which is applicable only in those cases where there is a large difference between the melting points of the impurities and the metal. In this method, ignores of impure metals are placed at the top of the sloping earth maintained at temperature above the melting point of the metal. हम क्या करते हैं, जो impure metal है उसे sloping earth के जो above होता है, उसका जो ऊपर वाला प्लेस होता है वहाँ पे रख देते हैं। वहाँ पे हम जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखते हैं above the melting point of the metal। जो मेटल है उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा हम टेम्परेचर को रखते हैं। द मेटल मेल्ट्स, जो मेटल है वो मेल्ट हो जाता है एंड फ्लोज डाउन, और वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू कर देता है। द इंक्लाइंड अर्थ इनटू अ रिसीवर लीविंग बिहाइंड द सॉलिड इम्प्योरिटीज ऑन द अर्थ। क्या होता है, जो मेटल है वो इंक्लाइंड अर्थ के थ्रू नीचे आना शुरू कर देता है, जबकि जो हमारी इम्प्योरिटीज हैं वो ऊपर ही रह जाती हैं। द प्योर मेटल इज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द अर्थ, और जो प्योर मेटल होता है उसका के साथ क्या होता है, वो अर्थ के बॉटम पे कलेक्ट हो जाता है। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट रिफाइनिंग ऑफ मेटल बाय क्यूपिलेशन। अभी हमने रिफाइनिंग ऑक्सीडेशन के थ्रू कर ली, जो हमारी लिक्विफेक्शन है उसके मेथड के थ्रू भी पढ़ ली, और डिस्टिलेशन के मेथड के थ्रू भी कर ली। अब आता है जो क्यूपिलेशन है उसका यूज़ करके हम मेटल की रिफाइनिंग कैसे कर सकते हैं। This method is employed to purify silver that contains lead as impurity। ये किन के लिए होता है? उनके लिए होता है जिसमें जो उन सिल्वर को प्योरीफाई करने के लिए होता है जहाँ पे जो हमारी लीड होती है दैट इज PV होती है, उसकी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती हैं। इम्प्योर सिल्वर हीटेड इन बोन एश, जो इम्प्योर सिल्वर होती है उसे हम बोन एश में हीट करते हैं, बोन एश क्रूसिबल्स में उसे हीट करते हैं, जिनको हम क्यूपल्स भी कह सकते हैं, अंडर अ ब्लास्ट ऑफ एयर। क्या वहाँ पे क्या कंडीशन होती है कि हम एक एयर का ब्लास्ट यूज़ करते हैं। लीड इज ऑक्सीडाइज टू लीड मोनोक्साइड, और क्या होता है जो हमारी लीड है वो लीड मोनोक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो क्या हुआ, दिस मेथड इज एम्प्लॉयड टू प्योरीफाई सिल्वर दैट कंटेन्स लीड एज इम्प्योरिटी। Second, the impure silver is heated in bone ash crucibles called cupels under a blast of air. And third, the lead is oxidized to lead monoxide. Now, major portion of the PBO is carried away from the crucibles by the blast of air. क्या होता है, जो PBO है उसका मेजर पोर्शन उसे जो हमारे क्रूसिबल्स हैं उनके थ्रू उसे अलग से सेपरेट आउट कर लिया जाता है। The traces left are absorbed by the porous material of the cupels, और जो traces रह जाते हैं वो कौन absorb कर लेता है, जो हमारे cupels होते हैं उसके जो porous materials होते हैं उनके थ्रू वो absorb कर लिया जाता है। Thus the pure silver are separated, और ऐसे ही हमें जो pure silver है वो separated मिल जाती है। क्लियर हुआ ये प्रोसेस क्यूपिलेशन का। यहाँ पे हम बोन एश क्रूसिबल्स का यूज़ करते हैं जिनको हम क्यूपल्स बोलते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स बाय पोलिंग। जो पोलिंग है उसका यूज़ करके हम मेटल्स को कैसे रिफाइन कर सकते हैं। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड टू रिमूव इम्प्योरिटीज ऑफ रिड्यूसिबल ऑक्साइड्स फ्रॉम द मेटल्स। ये मेथड्स किस लिए होता है, जो हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव करने के लिए, और कौन सी इम्प्योरिटीज़, जो रिड्यूसिबल ऑक्साइड्स की इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव आउट करने के लिए हम पोलिंग का मेथड यूज़ करते हैं। Blister copper containing cuprous oxide as impurities purified with this method। जो हमारी ब्लिस्टर कॉपर होती है उसमें क्या होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड्स की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, तो उसको हम किस मेथड के थ्रू कर सकते हैं, रिफाइन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ पोलिंग। ठीक है, तो पोलिंग क्या मेथड होता है, दिस मेथड इज एम्प्लॉयड टू रिमूव इम्प्योरिटीज ऑफ रिड्यूसिबल ऑक्साइड्स फ्रॉम द मेटल। ऑल्सो मेथड क्या होता है ये, द इम्प्योर मेटल इज मेल्टेड, जो इम्प्योर मेटल है उसे हम पहले मेल्ट करते हैं, एंड द मॉल्टन ब्लिस्टर कॉपर इज स्टिर्ड, और जो हमारे पास ब्लिस्टर कॉपर है उसे हम स्टिरिंग करते हैं, उसको रोटेट कराते हैं उसको, दैट इज एक हम जो स्टिरिंग ग्लास
की जो ट्यूब होती है उसके थ्रू से स्टीयरिंग करते हैं, उसको घुमाते हैं विद ग्रीन पोल्स ऑफ द वुल। किसके थ्रू? जो वुड है उसके ग्रीन पोल्स की हेल्प से। द इम्प्योरिटी ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर मेटल। जो कॉपर ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज होती हैं वो कॉपर मेटल में चेंज हो जाती हैं बाय द रिड्यूसिंग गैसेस। किसकी मदद से? रिड्यूसिंग गैसेस की हेल्प से। एस्केपिंग फ्रॉम द हीटेड वुड, जो एस्केप होती हैं बाय द हीटेड वुड्स। टू प्रिवेंट द रीऑक्सीडेशन बाय एयर, जो रीऑक्सीडेशन होता है एयर के थ्रू उसे प्रिवेंट करने के लिए द सरफेस ऑफ द मॉल्टन कॉपर इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ पाउडर्ड चारकोल। और जो रीऑक्सीडेशन होता है उसी को हमने प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मॉल्टन कॉपर होता है उसका जो सरफेस होता है उसे कवर्ड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग पाउडर्ड चारकोल। तो समझ आया क्या करते हैं हम इस मेथड में? हम इस मेथड में सिंपली जो इम्प्योर मेटल होता है उसको मेल्ट कर लेते हैं, जो हमारी जो ब्लिस्टर कॉपर है उसे हम स्टीयरिंग कराते हैं, उसके बाद जो ऑक्साइड है उसको रिड्यूस करा लिया जाता है, और रिड्यूस कराने के बाद एक और चीज़ होती है कि हम जो रीऑक्सीडेशन है उसे प्रिवेंट करने के लिए जो चारकोल है उसकी लेयर जो हमारी मॉल्टन कॉपर है उस पर चढ़ा देते हैं। क्लियर? सो इट्स द टाइम फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है? दिस टेक्निक इज एम्प्लॉयड टू प्योरीफाई मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक और सिल्वर। ये कैसे मेटल्स को प्योरीफाई करने के लिए यूज होती है? जैसे हमारा कॉपर हुआ, जिंक हुआ, सिल्वर हुआ। दिस इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरीड आउट इन एन असेंबली कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ये इलेक्ट्रोलाइसिस किस में होती है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज करके होती है। उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? फर्स्ट तो उसमें एक इलेक्ट्रिक सोर्स रहती है, जिसे एक बैटरी एज ए इलेक्ट्रिक सोर्स वर्क करती है। एनोड होती है, और एनोड क्या होती है? अ थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल। जो इम्प्योर मेटल है उसका एक ब्लॉक लेते हैं, कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जो कि जो बैटरी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है। जो कैथोड होती है वो क्या होता है? अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। जो प्योर मेटल की थिन स्ट्रिप होती है उसे हम कैथोड यूज बोलते हैं। इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और वो किससे कनेक्टेड रहती है? जो बैटरी है उसके नेगेटिव टर्मिनल से। ऑल्सो हम इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट ऑफ द डिजायर्ड मेटल टेकिंग इन द कंटेनर। जो कंटेनर है उसमें हम जो मेटल है उसका एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं, उसके सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, जो एज अ इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पे वर्क परफॉर्म करता है। प्रोसीजर क्या होता है यहाँ पे? जो कैथोड है, एनोड है, ये दो हो गए, ठीक है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया हुआ है। जब हम CuSO4 को यदि करें, प्योर करने की कोशिश करें, तब हम यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्ट लेंगे। बट यदि कोई भी अदर मेटल ले रखा है तो हम उस मेटल का डिजायर्ड सॉल्ट ले लेंगे। एक हमने कैथोड ली, एक एनोड ली। कैथोड नेगेटिवली चार्ज, एनोड पॉजिटिवली चार्ज। तो जो कैथोड है उस पर रिएक्शन क्या होगी? मेटल आयन प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव मेटल। यहाँ पे रिडक्शन होता है कैथोड पे, और रिएक्शन ऐसे होती है कि जो मेटल आयन है वो इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करेगा और मेटल का फॉर्मेशन करेगा। वहीं एनोड पे क्या रिएक्शन होती है? मेटल जो है वो क्या देगा? मेटल आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, दैट इज वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड पे रिडक्शन हुआ, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो एज अ एनोड मर्ड नीचे आ जाती हैं। तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का प्रोसेस। सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क। इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल M, what could you take as anode, cathode and electrolyte? कोई भी यदि हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी है किसी भी मेटल M की, चाहे वो कॉपर हो सकता है या कोई और भी मेटल हो सकता है, तो आप एनोड, कैथोड या इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे? एंड योर टाइम टू स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। सो हैव यू आंसर्ड दिस इन योर माइंड? लेट्स चेक आउट। जो एनोड होगा वो हम इम्प्योर मेटल लेंगे, जो कैथोड होगा उस पर हम एज अ प्योर मेटल लेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? मॉल्टन सॉल्ट ऑफ अ वेरी रिएक्टिव मेटल और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द मॉडरेटली एक्टिव मेटल। जो हमारा मेटल है उसका या तो हम मॉल्टन सॉल्ट लेंगे या जो उसका सॉल्ट है उसका एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो एनोड क्या हो गई? इम्प्योर मेटल। कैथोड क्या हो गई? प्योर मेटल। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? मॉल्टन सॉल्ट ऑफ अ वेरी रिएक्टिव मेटल।
सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा अबाउट रिफाइनिंग। जो रिफाइनिंग है वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से कैसे होती है, लिक्विफेक्शन के प्रोसेस से कैसे कर सकते हैं हम, डिस्टिलेशन का प्रोसेस हो या किपलेशन का प्रोसेस हो या पोलिंग का प्रोसेस हो, उनके थ्रू हम रिफाइनिंग कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है, ये सब हमने इस सेशन में डिस्कस करा। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना टॉक अबाउट मच मोर दिस चैप्टर। टिल देन, गुड लक।